हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास। और चैप्टर क्या हमारा जैव प्रक्रम। बेसिकली बायोलॉजी का ये चैप्टर है और पहले नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है ये हमको बताना है। बेसिकली स्वपोषी पोषण कहने का मतलब क्या है, अगर इसके बारे में बात करें स्वपोषी पोषण, तो ये एक ऐसा पोषण है, ठीक है। स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जो किस जीव में पाया जाता है। एज हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। बेसिकली बायोलॉजी का ये चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न है हमारे पास, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। अब अगर हम बात करें स्वपोषी पोषण के बारे में, तो यह ऐसा पोषण है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं बनाने का मतलब क्या है, हम लोग भी तो स्वयं ही बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब है अपने शरीर में ही बना लेता है, और यह पोषण बेसिकली हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। और इस पोषण के लिए क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश, ये तीनों जरूरी होता है। तो बेसिकली स्वपोषी पोषण के लिए हमारा तीनों जरूरी है। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। अब अगर श्वसन का समीकरण देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि श्वसन के लिए जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है। और श्वसन का समीकरण क्या होता है, ये होता है C6H12O6 प्लस O2, और ये बना देता है हमारा CO2 और प्लस में H2O और प्लस में ऊर्जा। ये श्वसन का समीकरण है। तो अंतिम उत्पाद हमारा क्या हो गया, CO2, H2O, H2O होगा यहाँ पर, और प्लस में ऊर्जा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। बेसिकली क्लोरोफिल में हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो अगर हम बात करें मानव हृदय के बारे में, तो यहाँ पर हमारे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। चलो जी, चलो अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हमको बढ़ जाना है। और अगला प्रश्न हमारा है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। अब अगर हम बेसिकली बात करें आरबीसी की जीवन अवधि के बारे में, तो ये होता है कुल मिला के 180 दिन का। 180 दिन के बाद फिर से हमारे शरीर में नया ब्लड बन जाता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वो है यकृत। अब ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि एक अंग होता है जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का निर्माण करता है। हार्मोन्स या बोले तो ऐसे द्रव का निर्माण करता है जो हमारे शारीरिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में, तो यह होता है पीनियल ग्रंथि। क्या होता है, पीनियल ग्रंथि, दोनों याद रखना है, ठीक है। रक्त क्या है, तो हमको पता है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, जिसमें बेसिकली बात कर ले लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टिकाणु और रक्त प्लाज्मा, ये चारों चीज पाए से मिल करके हमारा रक्त बना होता है। तो रक्त हमारा एक उत्तक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो अगर बात करें हीमोग्लोबिन किसमें नहीं होता है, जितने बड़े जीव होंगे उसमें सभी में हीमोग्लोबिन होगा। जो छोटा जीव होगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ये तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने से होता है। पीलिया, ठीक है, एनीमिया और डायरिया। बेसिकली एनीमिया हमारा यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है। अब देखो अवशेषी अंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। अवशेषी अंग वैसा अंग होता है जिसका प्रयोग मेनली हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है पहले प्रयोग होता हो, लेकिन समय के साथ डीएनए में चेंज आया, हमारा क्रियाकलाप बदला, रहने का तरीका बदला, जिसके कारण उस अंग का अब हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें हमारे शरीर में कौन सा अंग अवशेषी है, क्या है प्रश्न हमारा, कहाँ है कहाँ है कहाँ, मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अंग अवशेषी है। तो अवशेषी का अगर बात करें तो रेक्टम हमारा है अवशेषी अंग, ठीक है।
आ जाओ जी, आगे हम बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हमारा बेसिकली होता है आरबीसी। कौन होता है ऑक्सीजन का वाहक? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में ही ऑक्सीजन होता है। अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया और मधुमेह। अगर यहाँ पर बात करें तो निमोनिया हमारा जो है ना, यहाँ पर श्वसन से यहाँ पर संबंधित है। अब निमोनिया में होता क्या है? निमोनिया में होता ये है कि बैक्टीरिया या फंगस के कारण हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और तरल पदार्थ यानी कि एक तरह का पानी भर जाता है, ठीक है। होता क्या है, खांसी आता है, बुखार आता है और सांस लेने में समस्या होती है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दो माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रसिद्ध पुस्तक दो माइक्रोग्राफिया जो लिखी गई है, वो लिखी गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। को किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस बेसिकली हमारा यकृत से स्रावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब पित्त रस होता क्या है? यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव होता है पित्त रस? ये पित्त रस जो है हमारा क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। ये हमारा क्षारीय द्रव होता है और यह हमारे पाचन में सहायता करता है और यकृत में बनता है, पित्त में जमा होता है। पित्त रस से सटा हुआ ही क्या होता है? पित्त की थैली होती है, तो उसमें पित्त रस बन करके उसमें जमा हो जाता है और फिर हमारे पाचन में मदद करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पर प्रश्न में कहा जाए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो अगर हम बात करें मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो वो छोटी आंत होता है, ठीक है। कौन सा? छोटी आंत। और इसकी लंबाई जो है वो कितना होता है? लंबाई 6.7 मीटर के आसपास मानव आहार नाल के छोटी आंत की लंबाई होता है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे छोटी, ठीक है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो ये होता है हमारा शुक्राणु या स्पर्म। शुक्राणु होता है या स्पर्म भी बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी यहाँ पर होता है अंडाणु, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका, तो ये होता है हमारा न्यूरॉन या तंत्रिका। तो सबसे लंबी कोशिका पूछा जा रहा है तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, न्यूरॉन या कोशिका। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है और क्या कहा जा रहा है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? अब बेसिकली संवहन उत्तक होता क्या है? संवहन उत्तक, संवहन का मतलब क्या हुआ कि पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। संवहन का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब संवहन उत्तक जो है ना वो कौन सा होता है? एक तो जाइलेम होता है, दूसरा हमारा फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर संवहन उत्तक बी और सी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे आप बढ़ो। 19वें नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? मतलब प्रोटोजोआ के शरीर में जब पाचन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों को कैसे निकालता है? तो बेसिकली ये विसरण के द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है। डी बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलनी नलिकाएं यहाँ पर कहा जा रहा है चलनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो बेसिकली चलनी नलिका जो है वो फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र या केंद्रक। क्या होता है? केंद्र या केंद्रक, ठीक है। और बेसिकली केंद्रक कहाँ पर होता है? हमारी कोशिका में होता है। और न्यूक्लियस शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो जी यहाँ पर बढ़ा जाए। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? आ जाओ बात करें 22वें नंबर के प्रश्न के बारे में। तो पौधे में भोजन हमारा ग्लूकोज के रूप में नहीं जमा होता है, यहाँ पर प्रोटीन के रूप में नहीं जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन
स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है मानव हृदय घिरा होता है, तो मानव हृदय किसके द्वारा घिरा होता है? ऑप्शन है तुम्हारे सामने, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। जाइलम फ्लोएम तो मानव हृदय में होता ही नहीं है, प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारा पेरिकार्डियम से। तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो बेसिकली बात करें मुख गुहा की बात ना, तो मुख गुहा में पूर्ण पाचन तो किसी का नहीं होता है। यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है मुख गुहा में हमारे मुंह से। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है? ठीक है, देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाएगा? तो हम बोलेंगे अग्नाशय में पाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है। ठीक है, और बेसिकली ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और कोशिका, देखो कोशिका का अध्ययन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? ये हमारे सामने प्रश्न है। तो श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि होता है 12 से 20 दिन। कितना होता है? 12 से 20 दिन। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न में है, कहा जा रहा है एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझना है, एस्टोमाटा क्या है? तो हमारे पत्ती होता है ना, पौधों की पत्ती होता है ना, तो पौधों के पत्ती में बेसिकली प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्ती में ही पाया जाता है। और पौधों की पत्ती में देखेंगे तो इसमें पाया जाता है हमारा छोटे छोटे रंध्र। ठीक है, छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है। और रंध्र के ठीक बगल अगल बगल में यहाँ पर क्या पाया जाता है? हमारा द्वार कोशिका पाया जाता है, जो इस छोटे छोटे छिद्र को, रंध्र को बंद करने और खोलने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए यहाँ से, चलो जी। प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ये हमारे सामने प्रश्न है। तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की मदद से पकड़ता है। अब कूटपाद क्या होता है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। तो अमीबा का देखो, अमीबा जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में किसी प्रकार का अंग नहीं होता है, एक ही कोशिका होता है और ये अपने रूप आकार को बदल सकता है। देखो ये हमारा अमीबा है। ठीक है, जब इसके सामने सपोज यहाँ पर भोजन आया तो करेगा क्या? ये भोजन को इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्या करता है? घेर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आकार ये भोजन यहाँ पर फंस जाएगा और धीरे धीरे ये अपने शरीर के अंदर ये ले लेगा। तो इसी बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है पौधों और पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो हमारा रंध्र के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही है। तो अभी रंध्र के बारे में हमने बात किया था ना, पत्ती है, पौधों की पत्ती है और पत्ती में हमारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और हमने अभी बात किया था कि द्वार कोशिका, इसके ठीक अगल बगल में द्वार कोशिका होता है जो इस रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जरा बात करें, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। ठीक है, वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम होता है रक्त को छानना। जो भी विषैला पदार्थ रक्त के अंदर में होता है, रक्त को छान करके विषैले पदार्थ को अलग कर देता है। ठीक है, और हम बात करें एक मानव गुर्दे में लगभग लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मतलब हमारे किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक मानव गुर्दे में। ये ऑप्शन हमारा यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। 32वें नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क है, बी अग्नाशय, सी आंख, डी कोई नहीं। तो हमको पता है वृक्क ही हमारा क्या है? वृक्क ही हमारा उत्सर्जी अंग है।
ठीक है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ आता है ब्लड में, उसको छान करके ब्लड को शुद्ध करता है, और उसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो वृक्क से छन करके हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, 33वें नंबर का प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मतलब मछली जो है वो सांस किससे लेता है? ट्रैकिया से लेता है, फेफड़ा से लेता है, गिल्स या गल्फर से लेता है, नाक से लेता है? तो जाहिर सी बात है मछली का श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा यहाँ पर होता है। आगे बढ़ा जाए, चलो जी अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करेंगे। देखो प्रश्न हमारा क्या है, देखा जाए बाबू, देखा जाए। चलो जी, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। देखो, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। अभी हमने बात किया कि वृक्क जो है ना एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, मतलब ये जो वृक्क संबंधित है वो हमारे उत्सर्जन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, मार्कर को जो है ना हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करना है। तो पहला है व्हेल। व्हेल 1 मिनट के अंदर में 2 से लेकर के 37 बार तक सांस लेता है। ठीक है, सांस नहीं लेता है मतलब, बल्कि इसका धड़कन जो है 2 से 37 बार धड़कता है। चूहे का जो धड़कन है वो 500 से 700 बार धड़क जाता है 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, हाथी का धड़कन जो है लगभग लगभग यहाँ पर 30 से 35 बार धड़कता है 1 मिनट में। और लास्ट बचता है हमारा मानव। मानव का लगभग 72 बार धड़क जाता है नॉर्मली। तो सबसे तेज धड़कन किसका हुआ? बी ऑप्शन, चूहे का। अगला प्रश्न देखो, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का यहाँ पर हम बात करेंगे अंडाशय फल में बदल जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यहाँ पर अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है बेसिकली वो अंतर ग्रहण द्वारा होता है। भोजन को ग्रहण करके अपने शरीर में फिर पाचन करके बाहर निकाल देता है, और ये सब काम करने के लिए अमीबा में किसी प्रकार का अंग नहीं होता है। ठीक है, भोजन को पकड़ता है कूटपादों के द्वारा, शरीर के अंदर लेता है, पाचन करता है, फिर उसका उत्सर्जन कर देता है। 38वें नंबर का प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, कोई नहीं। बेसिकली ये तुम्हारा जो है ना इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हम सही बता सके, क्योंकि गोंद, टेनिन, रेजिन तीनों ही उत्सर्जी पदार्थ है। तो हम मार लेते हैं, तीनों पे सही मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रश्न में कहा जा रहा है 39वें नंबर के प्रश्न में, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करते हैं तिलचट्टा के बारे में, तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अब श्वास रंध्र क्या होता है? श्वास रंध्र छोटे छोटे छिद्र होता है जिससे छोटा जीव जो है, जैसे तिलचट्टा हो गया, वो सांस लेता है। अगर हम बात करें श्वास रंध्र कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखो 2 जोड़े वक्ष में। ठीक है, 2 जोड़े श्वासरंध्र वक्ष में और बाकी 8 जोड़े जो है वो उदर में यानी पेट में पाया जाता है। तो तिलचट्टा में कुल मिला के यहाँ पर 10 जोड़े श्वासरंध्र होते हैं। ये तुमको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में आएगा स्पर्शक क्या है? तो स्पर्शक बोल सकते हो एक संवेदनशील तंत्रिका कोशिका है। अब ये तंत्रिका कोशिका होता क्या है? इसी कोशिका की मदद से जो हाइड्रा जो है आसपास के वातावरण या माहौल का पता लगा पाता है। तो ये एक प्रकार का स्पर्शक कोशिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है या वसा का पाचन करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लाइफेज एंजाइम जो है, लाइफेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और लाइफेज बनता कहाँ पर है? अग्नाशय में बनता है। कहाँ? ठीक है, अग्नाशय में बनता है और छोटी आंत में ये निकलता है। देखो जरा, तो हमारा ऑप्शन सही सी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। और कहाँ छोड़ा जाता है इसको? कहाँ छोड़ा जाता है? छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अगला प्रश्न देखो, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? तो यहाँ पर सुक्रोज के रूप में होता है। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर। अगला प्रश्न है तुम्हारे सामने यहाँ पर, क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, जरा ये हमको बता दो। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। अच्छा, क्लोरोफिल, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, और इनमें से किसी के कारण नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 43वें नंबर का प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है, परजीवियों में होती है? तो जाहिर सी बात है किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 45वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमको देखना है। आ जाओ। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखो, शोषण बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक वायवीय शोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या एक होता है अवायवीय शोषण जो हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और वायवीय शोषण में हमारा अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, किस प्रकार के शोषण में? वायवीय शोषण में हमारा अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय शोषण में 38 एटीपी, कितना? 38 एटीपी मुक्त होता है। और हम बात करें अवायवीय श्वसन में तो 2 एटीपी हमारा यहाँ से मुक्त होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान से देखना, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी कचरा का उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, मतलब सजीव मतलब वो बिल्ली हो गया, मानव हो गया, कुत्ता हो गया, इन सारे जीवों के शरीर से किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी सभी। तो सजीव पदार्थों में जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है वो अमोनिया भी है, यूरिक अम्ल भी है, यूरिया भी है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही हो जाएगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसा का पाचन करता है, अब इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। ठीक है, अगर वसा का पाचन कौन करता है? जस्ट अभी तुरंत हमने पहले किया है, लाइपेज करता है वसा का पाचन। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वयंपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको स्वयंपोषी बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? स्वयंपोषी के श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो यहाँ पर तुम्हारा सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही उपस्थिति के कारण जो है हमारा खून जो है वो बेसिकली लाल दिखाई देता है। आगे बढ़े, चलो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ठीक है, तो बेसिकली लाइपेज। ठीक है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। सही उत्तर होगा हमारा लाइपेज, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में वैष्म या कोष्ठ कितने पाए जाते हैं? तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, मानव हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम, ए ऑप्शन सही होगा, यही तुम्हारा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया इसी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो अगर हम बात करें कवक में पोषण की विधि के बारे में, तो कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अब तुम्हारे मन में एक और प्रश्न आएगा कि मृतजीवी पोषण क्या होता है? जब कोई जीव मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग मृतजीवी पोषण बोलते हैं। और कवक जो है सड़े गले और मृत पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, समान अनुशीतलीन रक्तदाब क्या है?
तो सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब जो है वो 80 mm होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न में आगे बढ़ा जाए बाबू, आ जाओ। हाँ, चलो जी। अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? मतलब देखो, ब्लड जो बना होता है ना, चार चार पांच पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक होता है हमारा लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये तीन तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खून को थक्का बनाने या रक्त के स्राव को रोकने में जो मदद करता है वो है हमारा प्लेटलेट, सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो हमने पहले भी बताया, पितरस जो है वो यकृत से निकलता है, यह एक क्षारीय पदार्थ है और यह पाचन में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, बिल्कुल होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। बेसिकली ग्लूकोज का विखंडन जो पायरुवेट में होता है, ये कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये तुम्हारा कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में होता है। चलो जी, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अंतिम रूप से पाचन कहाँ पर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है हमको छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, यहाँ यह पूर्ण रूप से पच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर पत्ती का रंग जो है वो नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बेसिकली अगर हम बात करें पादप में जाइलम, तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। किसका? जल का वहन या जल का परिवहन करता है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाता है।